IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मुगल कालीन इतिहास को देखेंगे और साथ में उसके प्रशासन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मुगल काल के कौन कौन से बादशाह हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, सबको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो गलत नहीं होंगे और आपका एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग मुगल वंश के जो बादशाह हैं उनके शासन काल को देख लेते हैं। उन्होंने शासन कब से कब तक किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाबर, जो 1526 से लेकर के 1530 तक शासन किया है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका शासनकाल कब से कब तक था, और जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम उस काल की घटनाओं के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। हुमायूं को जो शासनकाल था वो 1530 से 1540 था, और फिर जो है 1555 में भी था, क्योंकि दोबारा उसे सत्ता को प्राप्त किया था। अकबर का जो शासनकाल था ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया है। तो इसके शासनकाल को पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इसके अलावा जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1628 से लेकर के और 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल है आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो याद रखना, जो अकबर और औरंगजेब इन दोनों का शासनकाल काफी लंबा रहा है। इनके शासनकाल के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब के बाद जो बादशाह हुए उन्हें हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। उसमें जो है आपका बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह जो है ये सब शासक हुए हैं। इसके अलावा जो है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर कहते हैं, जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, और इनकी डेथ 1862 में हो गई थी, और यहीं से मुगल शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो कौन कौन से बादशाह मुगल काल में हुए हैं, उनके शासन काल के बारे में, उनके कभी कभी इनके सीक्वेंस के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो आप लोग इनको थोड़ा देख लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाबर की। तो बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और जो है 1530 ईस्वी तक शासन किया। तो इसका कार्यकाल केवल 4 वर्षों का था, और 4 वर्षों में ही उसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े। कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या काम किया था, इसी के बारे में हमें जानना है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था, और इसका जो जन्म का स्थान था फरगना। आज फरगना कहाँ पर है, तो ये उज्बेकिस्तान में है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश से संबंधित थे। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इनके पिता थे वो तैमूर वंश से थे, और जो इनकी माता थी उनका नाम था जो है कुतलुग निगार जो है खानम था, जो चंगेज खां की वंशज थी। तो याद रखना, जो बाबर था वो तैमूर और चंगेज दोनों का वंशज था। ये हमें अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें यह भी याद रखना है कि जो बाबर था वो, याद रखना, वो तैमूर वंश के पिता की ओर से 5वां वंशज था, और चंगेज खां की ओर से, माता की ओर से, वो 14वां वंशज था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखना है। और बाबर को कलंदर भी कहा जाता था, उसने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। बाबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से, का क्रम पूछा जाता है। जानना, सबसे पहले है पानीपत का युद्ध, फिर खानवा, फिर चंदेरी, और फिर आपका घाघरा का युद्ध है। और इनके क्रम कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना। जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हैं हमें उन्हीं के बारे में जानकारी रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 21 मार्च 1526 को हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था, सबको पता होगा। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई, और यहीं से लोदी वंश समाप्त हो गया, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया, और भारत पर एक नया राजवंश, मुगल राजवंश शुरू हुआ। पहली बार याद रखिएगा, इसी युद्ध में जो है पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति को जो है यूज किया गया था, जो तोप खाने से जुड़ा हुआ था। तोपों को सजाने के लिए ही, याद रखना, पहली बार बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो है तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था, और ये पद्धति किसकी थी, मंगोलों की थी, चंगेज खां की थी, ठीक है।
कि तोपों को कैसे सजाया जाता है, कैसे उनको छुपा करके युद्ध किया जाता है। बाबर युद्ध में जो जीता था उसका श्रेय तीरंदाजों को दिया जाता है, क्योंकि तीरंदाजों ने ही उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, तभी जाके हम जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर सका। ठीक है। आगरा में हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये आया था, और तब से ये जो है अलग अलग राजाओं के समय में दिल्ली सल्तनत में रहा। और याद रखना जो है इब्राहिम लोदी से उसे हुमायूं ने लिया था, और जो है किसको दिया, बाबर को भेंट किया था, क्योंकि इस युद्ध में हुमायूं भी शामिल था। पानीपत के पहले युद्ध में अपने पिता का सहयोग कर रहा था। ठीक है। अब आते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। परिणाम क्या निकला? बाबर विजयी हुआ, और इस युद्ध में पहली बार बाबर ने जिहाद घोषित किया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध होता है, इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध, उसको कहते हैं जिहाद कहते हैं। तो याद रखना पहली बार क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि एक अफवाह ऐसी थी, ऐसा कहावत थी कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े थे और किसी भी युद्ध में उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा था। इसीलिए बाबर के सैनिक बहुत डरे हुए थे और कि राणा सांगा से हम युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि राणा सांगा कभी जीवन के युद्ध हारे ही नहीं थे। इसीलिए जो है बाबर ने अपने सैनिकों के बीच में जोश भरने के लिए जो है जिहाद को जो है अपना हथियार बनाया, और जिहाद का नारा देकर के उसने जो है सारे लोगों के बीच में जो है एकता लाई और जाके युद्ध को जीत सका वो। विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? याद रखना खानवा के युद्ध के बाद, और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था जब ये खानवा का युद्ध जीत गया था। ठीक है। ये भी याद रखना। और गाजी की उपाधि का मतलब होता है कि जो इस्लाम की रक्षा के लिए काम करता है उसे उस समय गाजी की उपाधि से नवाजा जाता था। ठीक है। अब आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो याद रखना जनवरी 1528 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? मेदनी राय के विरुद्ध हुआ था। परिणाम क्या निकला? बाबर विजयी हुआ। तो सबके युद्ध के सीक्वेंस को हमें अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया और युद्ध को जीत गया। इसके बाद है आपका घाघरा या घग्घर का युद्ध कहते हैं। ये मई 1529 में लड़ा गया था। अफगानों के विरुद्ध हुआ था, और ये अफगान कौन थे? तो बिहार और बंगाल के जो अफगान थे उनके विरुद्ध हुआ था। जो नदी है घाघरा आपका, वहीं पर युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। ठीक है। यहाँ एक बात आपको याद रखना होगा कि घाघरा का जो युद्ध है ये स्थल और जल दोनों पे लड़ा गया है, क्योंकि नदियों के माध्यम से भी, नाव के माध्यम से भी युद्ध इसमें लड़ा गया था। तो याद रखना ये स्थल और जल दोनों पे लड़ा गया युद्ध है घाघरा का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो चारों युद्ध कौन जीत गया था? बाबर जीता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, तुझके ए बाबरी, इसी को बाबर नामा कहा जाता है। तो अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसमें भारत के बारे में इसने बहुत अच्छे से अपना विवरण दिया है। बाबरनामा फारसी में, याद रखना बाबरनामा तो तुर्की भाषा में था, तो तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये क्वेश्चन कई बार आया है। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया है। तुझके बाबरी का किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो याद रखिएगा ये फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत में 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। तो बाबर जब आया था तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस समय में मैंने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज थे। तो 2 हिंदू राज कौन थे? एक मेवाड़ के राणा सांगा थे, और एक आपका विजयनगर साम्राज्य था जो हिंदू राज था। इन दोनों का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, और उसे प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। इसके पीछे कहानी क्या है? तो याद रखिएगा बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था, तो बाबर ने आराम बाग नामक एक आगरा में बाग लगाया था, और उसने जो है क्योंकि वो पसंद उसको बहुत था, तो जब उसको खाली समय मिलता था तो उस बाग में घूमता था। तो याद रखिएगा इसीलिए हुमायूं ने इसे जो है यहीं पर दफना दिया। लेकिन बाद में मालूम चला कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मैं कभी भी जब मरूं तो मुझे जो है काबुल में ही दफनाया जाए। तो जब इसके बारे में पता चला तो इसकी कब्र जो है यहाँ से निकाल दी गई, इसकी हड्डियों को, इसकी जो है बॉडी को निकाला गया और फिर आराम बाग से और फिर ले जा करके इसे काबुल में दफनाया गया। तो याद रखना आज वर्तमान में बाबर की कब्र कहाँ है? काबुल में है, लेकिन पहले इसे कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है।
बाबर जो है नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अबेदुर्रा अहरार का अनुयायी था। याद रखना जो बाबर था वो नक्शबंदी जो है सूफी जो परंपरा थी ये उसका मानने वाला था, और याद रखना जो नक्शबंदी है सबसे कट्टर था। याद रखना ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का जो जन्म होता है याद रखना वो 1508 में काबुल में उसका जन्म हुआ था। हुमायूं के जो है भाई और उसके राज्य जो है अलग अलग बांटे गए थे, क्योंकि बाबर ने अपने हुमायूं को यह आदेश दिया था कि अपने भाइयों के बीच में राज का बंटवारा कर देना, ठीक है। तो याद रखना अपने पिता के कहने पर हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया। जो सबसे बड़ा भाई था कामरान, उसे काबुल और कंधार दे दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि बाबर ने कि जो सबसे बड़ा बेटा था कामरान उसको जो है कहाँ का जो है क्षेत्र दिया गया था, तो काबुल और कंधार का। मिर्जा जो है अस्करी था उसे संभल का क्षेत्र दिया गया था। संभल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मिर्जा हिंदाल को जो है अलवर और मेवात का क्षेत्र दिया गया था, और सुलेमान मिर्जा को जो है चचेरा भाई था उसे बदस्खा जो अफगानिस्तान है उसका क्षेत्र दिया गया था, और हुमायूं ने अपने पास दिल्ली रखा था, ठीक है। तो दिल्ली अपने पास रखा, बाकी अलग अलग राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया अपने पिता के कहने पर, ठीक है। अब आते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्धों का क्रम अगर देखें तो पहला युद्ध है उसका चुनार का युद्ध हुआ था 1531 में अफगानों के विरुद्ध। जो बिहार के रोहतास के आसपास के अफगान राज्य थे, जो छोटे छोटे वहां के राजा थे, उनको पराजित किया था किसने? तो हुमायूं ने। कब? 1531 में। और उस युद्ध का नाम क्या है? तो चुनार का युद्ध कहते हैं। तो चुनार का युद्ध किसके साथ हुआ है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद आपका है दोहरिया का युद्ध। तो दोहरिया का जो लड़ाई हुआ था वो याद रखना 1532 में महमूद लोदी अफगान के विरुद्ध हुआ था। तो बिहार का एक सुल्तान था, राजा था महमूद लोदी, उसी के साथ युद्ध लड़ा था किसने? जो है हुमायूं ने। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेर शाह के विरुद्ध हुआ था, और कर्मनासा नदी के किनारे हुमायूं की पराजय हुई थी। तो याद रखना कर्मनासा नदी, और जो है कुछ किताबों में मिलता है जो है चौसा जो है गंगा नदी किनारे है, कहाँ पर? बक्सर में। तो उसी के पास जो है युद्ध हुआ था। तो लेकिन युद्ध कर्मनासा नदी के किनारे भी हुआ था और गंगा नदी के किनारे भी हुआ था। तो याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ दोनों याद रखना किताबों में दोनों दिया हुआ है। क्योंकि याद रखना जो कर्मनासा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, और आकर के वो बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए जाकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। तो आप इस पर कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिएगा, ये बात याद रखिएगा। और चौसा के युद्ध में जो है किसकी स्थिति कमजोर हो जाती है? तो हुमायूं की स्थिति कमजोर हो जाती है, और शेरशाह और आगे बढ़ के दिल्ली पे कब्जा करने की ओर बढ़ता है। इसके बाद जो है 1540 में, 39 के बाद ही 40 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ, और कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कन्नौज के पास एक गांव है बिलग्राम, वहीं पर युद्ध हुआ था, इसलिए उसको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। और हुमायूं की पराजय हुई और वो ईरान की ओर भाग गया, और हुमायूं ने के जाने के बाद शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? शेरशाह सूरी बन गया। किस युद्ध के बाद? कन्नौज के युद्ध के बाद। तो कन्नौज का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है जब जो है ईरान जो है ईरान से वापस आता है हुमायूं, तो बैरम खां की मदद से मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। उस समय जो है क्या कहते हैं 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो उसका पुत्र सिकंदर सूर को जो है पराजित किया था किसने? हुमायूं ने, मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में। और इसके बाद जो है सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। तो जो है सिकंदर सूर को पराजित किया, और पंजाब पर किसने कब्जा कर लिया? जो हुमायूं ने, और दिल्ली पर कब्जा करके और पुनः जो है क्या बन गया? तो बादशाह बन गया। तो हुमायूं जो है 2 कार्यकाल के लिए बादशाह बना था, ये बात आपको अच्छे से याद रखना। पहली बार 1530 से लेकर के 1540 तक, इसके बाद ईरान चला जाता है। तो 1540 से लेकर 1545 तक शासन कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। और इसके बाद 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली पर पुनः कब्जा कौन करता है? हुमायूं करता है, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखना उसके बाद जो है 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना लेनपुल नामक इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा भी है कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते ही उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? तो हुमायूं की। ये बात अच्छे से आपको याद रखना है। तो हुमायूं की जो याद रखना कि पुस्तकालय कहाँ पर था, तो याद रखना ये आपका दिल्ली में पुस्तकालय था, वहीं पर जो है दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरने सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं,
86 में हुआ था, लेकिन माना जाता है 1472 में। तो ये याद रखिएगा, शेरशाह सूरी बाबर से बड़ा था, बाबर से छोटा नहीं था, बाबर से बड़ा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1545 में हो जाती है। बचपन का नाम क्या था? फरीद था, और पिता का नाम था हसन खां, जो सासाराम के जो है जागीरदार थे। कौन? याद रखना, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन खां, जो सासाराम के जागीरदार थे। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी इसको? तो शिक्षा इसको जौनपुर में प्राप्त हुई थी। और याद रखना, इसकी उपाधि क्या थी? शेर खां, हजरत ए आला, और बाद में बादशाह की उपाधि धारण किया। शेर खां उपाधि इसलिए धारण किया क्योंकि इसने जो है एक शेर को मारा था, तो फरीद से इसका नाम क्या हो गया? शेर खां। और जब कन्नौज का युद्ध इसने जीता तो इसका नाम हो गया शेरशाह सूरी। संस्थापक कौन? तो ये क्या था? तो द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। तो दिल्ली पे याद रखना, दिल्ली पर 2 अफगान मुस्लिम शासन हुआ है। पहला है लोदियों का शासन, ये भी अफगानी मुस्लिम थे, और दूसरा है आपका शेरशाह सूरी, ये भी अफगानी मुसलमान थे। तो याद रखना, दिल्ली पर शासन करने वाले अलग अलग समय में 2 अफगान राज थे, एक लोदियों का और एक सूरवंश था, शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसने परिवर्तन क्या किया था? तो रुपया नामक सिक्का, जो आज हमारे यहाँ हमारी जो मुद्रा करेंसी का नाम रुपया है, ये शुरुआत किसने किया था? याद रखना, शेरशाह सूरी ने किया था। उस समय रुपया नामक सिक्का चलता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था की भी शुरुआत इसी ने किया था। रैयत का मतलब होता है किसान, और किसानों से इसने सीधा समझौता किया था कि किसान स्वयं आके हमको लगान जमा करेंगे। इसीलिए याद रखना, इस रैयतबाड़ी व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। स्रोत क्या है? अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख है शेरशाही बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। ये भी याद रखना, किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ने दिया था। और याद रखना, इसका स्रोत क्या है? अब्बास खां सरवानी की पुस्तक जो है क्या कहते हैं, तारीख है शेरशाही से हमें पता चलता है किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में, कि उसने कौन कौन से काम किए थे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रमुख युद्ध का क्रम क्या था, इसको देख लेते हैं। 1529 में इसने महमूद लोदी की तरफ से घाघरा के युद्ध में लड़ा था। ध्यान रखना, घाघरा के युद्ध में ये शामिल हुआ था किसकी ओर से? महमूद लोदी की ओर से, क्योंकि घाघरा के युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, और अफगानों का नेता कौन था? महमूद लोदी। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है घाघरा के युद्ध में शामिल हुआ था, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और परिस्थितियां हमारी तरफ अनुकूल रही, तो एक दिन दिल्ली का मैं बादशाह बन के रहूंगा, और उसने उसको कर दिखाया। ठीक है, इसके बाद है 1534 में इसने, याद रखना, क्यूरुल नदी के किनारे सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को भी पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद जो है 1539 ईस्वी में करमनासा नदी के किनारे चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि को धारण कर लिया। और 1540 ईस्वी में कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया उसने। ठीक है, इसके बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया? दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने, लेकिन प्रथम किसने किया था? तो लोदियों ने किया था। और सूरवंश की नींव पड़ी। याद रखना, अगर कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि शेरशाह सूरी किस वंश का था, तो सूरवंश का था, ये भी याद रखना। और ये कौन थे? अफगानी मुसलमान थे। पातशाह की उपाधि धारण की और आगरा से शासन किया, तो इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1543 में इसने रायसीन की विजय की थी। इसके बाद रायसीन के शासक पूरन मल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्ले आम कराया। यह शेरशाह के ऊपर एक कलंक है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने इसी के कारण जौहर कर लिया था, बहुत सारी महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी। तो कहा जाता है कि इतिहास में कहते हैं कि शेरशाह के जीवन पर एक बहुत बड़ा यह कलंक है कि उसने बहुत से अधिक निर्देशों को, उसने जो निर्दोष लोग थे उनको मरवाया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, 1544 में हुआ था। इसे हम सेमल का युद्ध कहते हैं, या इसे हम मारवाड़ का युद्ध कहते हैं। तो मारवाड़ कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। तो याद रखना, मारवाड़ के राजा मालदेव थे, और मारवाड़ का जो किला था इतना मजबूत किला था कि शेरशाह सूरी उस किले को तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, वहां बहुत दिन लग गया, 1 महीना 2 महीना, जब 6 महीना बीत गया। और मारवाड़ क्षेत्र में क्या होता है? ज्वार बाजरा होता है, वहां जो है बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। तो शेरशाह सूरी को लगा कि युद्ध जो है हमारे बस का नहीं है। तो उसने उस समय क्या कहा था कि इसी युद्ध के संबंध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को
जो है दांव पे लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मारवाड़ को नहीं जीत सकते, लेकिन बाद में उसने छल करके मारवाड़ को जीत लिया। लेकिन ये शब्द किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। कब कहा था? मारवाड़ युद्ध के समय कहा था कि एक मुट्ठी भर यहाँ, मतलब मारवाड़ में क्या पाया जाता है? बाजरा पाया जाता है, ज्वार पाया जाता है। तो मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं जो हिंदुस्तान की जो बादशाहत को दांव पे लगा दिया था, अगर मैं युद्ध हार जाता तो हम हिंदुस्तान की बादशाहत हमारे हाथ से निकल जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण अगला युद्ध है और इसी के साथ उसके जीवन का अंत हो जाता है। 1545 में कालिंजर अभियान। कालिंजर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। तो कालिंजर अभियान में अपने ही तोप के गोले से घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है? याद रखिएगा, जो कालिंजर का किला था जो बांदा जिले में है वो काफी मजबूत किला था और लगातार जब तोप के गोले बरसाए जा रहे थे तो वो किला टूट नहीं रहा था। और शेरशाह सूरी हाथी पर बैठा हुआ था। वो बहुत देर तक इंतजार किया। जब 6-7 घंटा बीत गया और किले पर कोई असर नहीं हो रहा था, इतना मजबूत किला था, तो वो स्वयं हाथी से उतर के आया और आके किले जो जहां पे गोला बारूद का ढेर रखा था वहां पे खड़ा होकर के उस सैनिकों को बताने लगा, निर्देश देने लगा कि कहां कहां वार करोगे तो किला टूट सकता है। उसी में एक गोला गया और वहां से टकरा करके वापस आ गया और आने के बाद वहीं पर विस्फोट कर दिया जहां पर गोला बारूद रखा था। तो उसी के कारण वो जल गया और जल के कारण उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शेरशाह सूरी का युद्ध मतलब मृत्यु कब हुई थी, किस अभियान के समय हुई थी? तो कालिंजर अभियान समय। और कालिंजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। फिर आगे 1541 ईस्वी में शेरशाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित कर दी थी। तो पाटलिपुत्र नाम था पहले, तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। तो बिहार की राजधानी पहले बिहार शरीफ थी, उसको हटा करके उसने पटना को राजधानी बनाया बिहार की और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। ये बात याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कब रखा? तो 1541 में। ये बिहार की बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का प्रशासन। याद रखना, शेरशाह के प्रशासन का मॉडल अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल से प्रभावित था और उसके बाबर के मॉडल को भी प्रभावित किया। याद रखना, शेरशाह सूरी जो है अलाउद्दीन खिलजी और बाबर दोनों के मॉडल को अपनाया था। बाद में जो है जिस मॉडल को उसने अपनाया था उसको अकबर ने भी अनुसरण किया, इसलिए उसको अकबर का के मॉडल को उससे प्रभावित कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन में अति केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। केंद्रीकरण मतलब ये हो गया कि सारी शक्तियां केंद्र में निहित होगी और उसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं होगा। अमीरों मंत्रियों को व्यक्तिगत सचिवों में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कि जो व्यक्तिगत जो अमीर थे, मंत्री थे, उनको जो है बहुत अधिक अधिकार नहीं दिया उसने। इसके अलावा उसने परंपरागत विभाग दीवाने बिजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने जो है रिसालत और दीवान ए कजा, ये उसके प्रमुख मंत्रालय थे, प्रमुख विभाग थे जिसके माध्यम से वो शासन चलाता था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में बांटा था। याद रखिएगा, सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार उस समय कहते थे जिला को। तो अपने साम्राज्य को उसने कई जिलों में बांट दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और बाद में इसको अनुसरण किसने किया? अकबर ने भी किया। ठीक है, आरंभ में 47 सरकारें थी, ये भी याद रखना। आरंभ में इसके पास 47 सरकारें थी। बंगाल विजय के बाद उसने 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शेरशाह सूरी के समय में कितने जिले थे या कितने सरकारें, जिले मतलब सरकार कितनी थी, तो 63 थी। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा, जो है सरकार का प्रशासन सिकदार चलाता था, जिसे आज हम क्या कहते हैं? जिला अधिकारी कहते हैं। तो सरकार मतलब जिला हो गया और जिले का जो मुख्य अधिकारी है वो सिकदार होता था। और जो है मुंसिफ जो है मुंसिफान, ये भू राजस्व की वसूली करता था। ठीक है, तो मुंसिफ जिले में भू राजस्व वसूलता था और प्रशासन सिकदार देखता था। ये बात याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया और इसने सीधे किसानों के साथ समझौता किया। ठीक है, और किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया। इसके अंतर्गत उसने पट्टा और कबूलियत की प्रथा भी शुरू की। ये क्या होता है? याद रखना, जब किसी किसान को जमीन देता था तो उसे हम पट्टा, उसे उस समय क्या कहते थे? पट्टा कहते थे। आज भी पट्टा कहते हैं उसे। और जब जो किसान को जमीन मिल जाती थी तो एक प्रमाण जो है कागज पर किसान सिग्नेचर कर देता था और फिर उस बादशाह को दे देता था। तो उसे हम क्या कहते थे? उस समय कबूलियत कहते थे। मतलब उसने कबूल कर लिया कि जमीन अब हमारे नाम हो गई है। ठीक है, तो पट्टा और कबूलियत प्रथा कौन शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है,
इसके अलावा शेरशाह द्वारा भूमि की माप कराई गई और भूमि माप की इकाई के रूप में गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया। तो याद रखना, गज ए सिकंदरी का ही उपयोग किया इसने भूमि की माप कराई में, जो है सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। शेरशाह से पहले अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने भी भूमि की माप कराई थी। तो याद रखना, भूमि की माप जो है शेरशाह सूरी ने भी कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कराया था, सिकंदर लोदी ने भी कराया था और आगे अकबर ने भी कराया था। ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया था शेरशाह सूरी ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो याद रखना, उसने अनाजों की दर तालिका भी बनवाई थी। और याद रखना, उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 वर्गों में बांटा था। एक उपजाऊ भूमि, एक उससे कम उपजाऊ भूमि, एक बंजर भूमि, ऐसे बांट करके और तब उसने भू राजस्व को लेने का निर्णय लिया था। तो जो सबसे उपजाऊ भूमि थी उससे पैसा ज्यादा लेता था, जो बंजर भूमि थी वहां पैसा कम लेता था, ठीक है। इसके अलावा उसने सैन्य सुधार के अंतर्गत दाग और हुलिया पद्धति को पुनर्जीवित किया। मतलब कि दाग मतलब घोड़ों को दागना और हुलिया पद्धति मतलब सैनिकों की हुलिया लिखना। कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय अपराध के लिए क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। मतलब यह हुआ कि अगर मान लो किसी राज्य में कोई जो है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई अपराध कोई करता है तो क्षेत्रीय अपराध माना जाएगा और उसके निर्णय उस जो वहां पे सजा का प्रावधान होगा उसी के तहत दिया जाएगा। जैसे बंगाल में जो सजा प्रावधान होगा बंगाल में, आगरा में जो होगा आगरा में, दिल्ली में जो होगा दिल्ली में, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा उसने 1700 सरायों का निर्माण कराया जो डाक चौकियों का भी काम करते थे। तो मान लो ये सड़क है, तो सड़क पर उसने जो है यात्रियों के विश्राम के लिए अनेक सराय बनवाई थी और उन सरायों को डाक चौकियों के रूप में इस्तेमाल करता था। कैसे करता था इसको भी आप लोग समझ लेना। जैसे मान लो ये सड़क है और ये राज्य है आपका बंगाल और ये आपका आगरा। आगरा से बंगाल अगर आपको सूचना पहुंचानी है तो बीच में छोटी छोटी सराय बनी होती थी और वहां पर घुड़ सैनिकों को रखा जाता था। घुड़सवार सैनिक यहाँ मौजूद होते थे। अब आगरा से कोई न्यूज जब भेजते थे तो घोड़ा यहाँ से यहाँ पहुंचता था, इसको न्यूज दे देता था, दूसरा घोड़ा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ, चौथा यहाँ से यहाँ, और त्वरित गति से सूचना बंगाल तक पहुंच जाती थी। तो सराय का मतलब यह हो गया जहां पर जो है एक तरह से कह सकते हैं जहां पर लोगों को धर्मशाला कह सकते हैं, जहां पर यात्रियों को रहने की व्यवस्था रखी जाती थी। और इसको डाक चौकी के रूप में इस्तेमाल किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। इसके अलावा दोआब क्षेत्र में, दोआब का मतलब क्या होगा? गंगा यमुना का दोआब, इसका मतलब यही होगा। तो दोआब क्षेत्र में भू राजस्व प्रबंधन के लिए जो है विलायत नामक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये क्वेश्चन पीसीएस में 2 बार आ चुका है, यूपी पीसीएस में। सरकार का विभाजन इसने परगनों में किया था, जिससे आज क्या है? जिला है। और जिले को बांटा गया है किस में? तहसील में। तो परगना मतलब होता है तहसील, ठीक है, आज तहसील कहते हैं। तो सरकार मतलब क्या होता है? जिला होता है। तो जिले को इसने किस में बांट दिया? परगने में बांट दिया। तो ये व्यवस्था इसने शुरू किया था जो आगे चलकर मुगलों ने भी उसको अपना लिया। प्रशासन की सर्वाधिक छोटी इकाई गांव होती थी। तो गांव को डेल या मौजा भी कहते थे, आज भी मौजा कहा भी जाता है। तो जो कई गांव के समूह होते हैं उन्हें मौजा भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं, और सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था, सिक्का चलाया था। तो याद रखना, रुपया जो था ये चांदी का सिक्का था। ये भी याद रखना, सोने सिक्का नहीं था, तांबे सिक्का नहीं था। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि रुपया नामक चांदी का सिक्का कौन चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है। इसके अलावा इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अब्बास का सरवानी ने अपनी जीवनी तारीख जो है शेरशाही में इस बात को लिखा है। उसने बताया है कि रुपया नामक सिक्का कौन चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है। अब आते हैं स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। तो आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, बाद में पटना हो गया। शेरशाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। तो सासाराम का मकबरा को बिहार का ताजमहल कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जो है झील के बीच में बना हुआ है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, आप इसको देख सकते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि इस मकबरे में इसके पिता को भी दफनाया गया है, इसको भी दफनाया गया था, इसके बेटों को भी दफनाया गया था। तो याद रखना, सासाराम का मकबरे में 3 कब्र हैं, एक उसके पिता की, एक उस स्वयं शेरशाह सूरी की और एक उसके बेटे की। तीनों को एक साथ ही सासाराम के मकबरे में दफनाया गया था। इसे बिहार का ताजमहल भी कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा शेरशाह सूरी जो है मस्जिद पटना का निर्माण अफगान शैली में
करवाया गया था, तो पटना में इसने जो है शेरशाह सूरी नामक मस्जिद बनवाई थी। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण जहांगीर के बेटे परवेज शाह द्वारा तब किया गया था जब वह बिहार का गवर्नर था। इसे सैफ खान की मस्जिद, चिमची घाट मस्जिद और संगी मस्जिद भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चिमची मस्जिद भी इसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम खां मतलब इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। ठीक है, इसके बाद शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है और इसके बाद उसका पुत्र आता है सिकंदर सूर। और सिकंदर सूर को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने सरहिंद के युद्ध में, और फिर इसके बाद में उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अकबर के बारे में बात करेंगे, अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, अकबर ने क्या क्या काम किया है इसके बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किसने किया है? अकबर ने किया है। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था अमरकोट राणा बीरसाल के महल में। तो अमरकोट कहाँ है? आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है आज अमरकोट है, वहाँ के राजा बीरसाल थे, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और जब हुमायूं दिल्ली से भाग करके ईरान जा रहा था तो रास्ते में ही अमरकोट रुका था और उसी समय जो है अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को जो है कालानौर में हुआ था। कालानौर कहाँ है? पंजाब में है। वहीं पर किया था किसने? बैरम खान ने कर दिया था। जब उसको पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है तो दिल्ली की सत्ता पे कोई कब्जा ना कर सके, इसलिए उसने जो है पंजाब में ही, कालानौर में ही उसका राज्याभिषेक करा दिया था। किसका? अकबर का करा दिया था। अकबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन थे? पहला है आपका है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। किसके विरुद्ध हुआ था? हेमू के विरुद्ध हुआ था। तो हेमू याद रखिएगा एक नमक बेचने वाला व्यक्ति था और उसने भी जो है अपने बल पे जो है सत्ता काबिज किया था। ठीक है, तो अकबर विजयी हुआ और हेमू जो है बैरम खां के हाथों मारा गया। और हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये 14वें विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसने? हेमू ने किया था। याद रखना, ये आदिल शाह सूर का एक मंत्री था। तो आदिल शाह सूर नामक एक राजा था कन्नौज का, ये उसी का मंत्री था और इसी ने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो एक हिंदू था, ये भी याद रखेगा। तो मध्यकाल में एकमात्र हिंदू हेमू था जिसने शासन व्यवस्था स्थापित की थी और दिल्ली का बादशाह कुछ समय के लिए बन गया था। आगे बढ़ते हैं, अकबर का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किसके विरुद्ध हुआ था? तो राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था जो मेवाड़ के राजा थे। अकबर इसमें विजयी हुआ था, लेकिन याद रखना इसका नेतृत्व अकबर ने नहीं किया था बल्कि मान सिंह ने किया था। तो इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था और आसफ खां ने किया था। राणा प्रताप की ओर से युद्ध में हकीम खां सूर ने जो है इस युद्ध में भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि राणा प्रताप की ओर से कौन सा मुस्लिम ने युद्ध में भाग लिया था अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में, तो हाकिम खां था। ये बात याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके आगे है राणा प्रताप को गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। तो गुरिल्ला युद्ध उसे कहते हैं जो छुप छुप के वार करना। जैसे गुरिल्ला जो होते हैं जो वो भी छुप छुप के वार करते हैं, तो छुप छुप करके पहाड़ियों में छुप करके वार करना, उसे हम गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं। इसकी शुरुआत राणा प्रताप ने किया था। जब वो मुगलों के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो जो है अरावली पर्वत में ऐसे ही वो छुप छुप करके वार करते थे। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था, ये भी याद रखना। तो आगरा का जो किला है उसे हम लाल किला भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो आगरा का लाल किला भी है और दिल्ली का भी लाल किला था। तो जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था और जो आगरा का लाल किला है उसे अकबर ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, यह भी याद रखना। तो बुलंद दरवाजा जो है कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है और ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। कब कराया था? गुजरात विजय की याद में कराया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी, ये भी याद रखना। तो अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? अकबरनामा, और इसी में अकबर का इतिहास लिखा गया है। अकबर का राज कवि था वो कौन था? फैजी था। तो ये भी याद रखिएगा, फैजी और अबुल फजल दोनों सगे भाई थे, ये भाई याद रखिएगा। तो याद रखना इतिहास अबुल फजल ने लिखा था, लेकिन अकबर का राज कवि कौन था? फैजी था। तो दोनों भाई जो है अकबर की सेवा में लगे हुए थे। अकबर ने जो है दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र
हिंदू राजा कौन था? बीरबल था। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास था। तो अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही, और उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल थे। ठीक है, अब हम लोग अकबर के नवरत्न की बात कर लेते हैं। तो देखना, भारत के इतिहास में नवरत्न केवल दो लोगों के दरबार में थे, एक अकबर के, एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। तो अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दोप्याजा, फकीर अजीजुद्दीन और फैजी। ये लोग कौन थे? अकबर के नवरत्न थे। टोडरमल अकबर के दीवान थे। तो दीवान का मतलब यहाँ वित्त मंत्री होगा। तो मुगल काल में वित्त मंत्री को दीवान कहते थे, जिन्होंने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। और टोडरमल ने भू राजस्व के लिए 10 साल व्यवस्था की थी, 10 साल का समझौता किया था। ठीक है, और जिसे हम भू राजस्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोडरमल ने यही व्यवस्था लागू किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 साल व्यवस्था किसके समय लागू की गई थी? तो अकबर के समय की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईने दासाला कहते थे, इसी को हम जब्ती प्रणाली भी कहते हैं। इसमें अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल करके औसत का 1/3 राजस्व लिया जाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या थी? 10 साला व्यवस्था थी। अलग अलग 10 साल के अलग अलग फसलों और उत्पादन के आधार पर औसत निकाल करके तब भू राजस्व वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, तानसेन के बारे में जान लेते हैं। तो तानसेन, याद रखना, इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। यह ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और ग्वालियर में ही इनकी कब्र है, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें कंठाभरण बाणी बिलास की उपाधि अकबर ने दिया था, ये भी याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने जो है तानसेन को कौन सी उपाधि दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अकबर के महत्वपूर्ण कुछ काम हैं। अकबर ने कुछ काम जो किए थे उनके जीवन में, हमें याद रखना है। 1562 में उसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। दास प्रथा को अंत कर दिया था। किसने? अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया था कि हिंदू लोग अब तीर्थ यात्रा कर नहीं देंगे। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दिया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। तो आगरा के बगल में फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी को हस्तांतरित कर दिया था। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की। और याद रखना, इबादत खाना एक धर्म संसद थी जहां पर लोग बैठ करके अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे, याद रखिएगा। 1579 में जो है मजहर की घोषणा किया था, किसने? अकबर ने। 1582 में दीन ए इलाही चलाया था। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। और 1583 में इसने जो है इलाही संवत की शुरुआत की थी, जिसे शक संवत होता है, जैसे आपका विक्रम संवत होता है, वैसे अकबर ने एक इलाही संवत चलाया था। कब? 1583 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने जो है इबादत खाने में किस किस लोगों को बुलाया था? तो हिंदू धर्म की ओर से पुरुषोत्तम और देवी को बुलाया था। ईसाइयों की ओर से, याद रखना, इसमें अकाबीवा जो है रूडोल्फ एकाबीवा और एंटी जो है मासरेट को बुलाया था। पारसियों, जो पारसी धर्मगुरु थे, दस्तूर जी मेहर जी राणा को बुलाया था। और जैन धर्म की ओर से हरविजय सूरी को, विजय सेन सूरी को, भानुचंद उपाध्याय को और जिनचंद सूरी को अपने दरबार में बुलाया था इबादत खाने में। और सब धर्मों के जो है धर्म गुरुओं से उनके अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि किस धर्म में क्या अच्छाइयां हैं, और उसको अपनाने का प्रयास भी किया। जैसे पारसियों के घरों में हमेशा दीपक जलता रहता है, तो पारसियों से ही और हिंदुओं से उसने सीखा था और इसीलिए दीपक जलाने का आदेश दिया था और पूरे महल में दीपक जलाया जाता था, अकबर ने भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें उसने सीख सीख करके किया था। इसके अलावा उसने संडे को जैन धर्म सीखा था कि अहिंसा का पालन करना है और जो है पशुओं की बलि नहीं देना है। तो एक दिन उसने पशुओं की बलि पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जहांगीर की। तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो याद रखना, 1569 में फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की जो मतलब दरगाह में जो है, और इसकी माता का नाम क्या था? मरियम उजमानी के नाम था। ये कौन थी? याद रखना, ये हरखा बाई थी। हरखा बाई के गर्भ से हुआ था और हरखा बाई का ही जो है नाम क्या था? मरियम उजमानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1605 में हुआ था, आगरा के किले में, जब अकबर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा याद रखना, भेरवाल का युद्ध इसने लड़ा था खुसरो के विरुद्ध। खुसरो कौन था? तो ये जहांगीर का
बेटा था, ठीक है। और जहांगीर का एक विवाह मानबाई के साथ हुआ था, और मानबाई कौन थी? ये जो है मान सिंह की बहन थी, उनके साथ हुआ था, और उन्हीं से उत्पन्न पुत्र था खुसरो। तो खुसरो याद रखिएगा, खुसरो ने विद्रोह किया था, और खुसरो ने जब विद्रोह किया था तो याद रखना ये कौन सा युद्ध लड़ा था? तो भेरवाला का युद्ध लड़ा था। और भेरवाला का युद्ध कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? तो 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था, जिसे जहांगीर ने भेरावाल में पराजित किया था, और उसको याद रखना फांसी की सजा दे दी गई थी, मार दिया गया था। और खुसरो का मकबरा कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो खुसरो के मकबरे में वहीं उसको इलाहाबाद में दफना दिया गया, और बाद में मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी, तो मानबाई को भी वहीं पर दफना दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की पर लटका दिया था। जहांगीर ने राजद्रोह का जो है इस पर आरोप लगाया गया था। कारण क्या था? जब खुसरो पंजाब गया था तो सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया था, कुछ धन से मदद की थी खुसरो की। तो जहांगीर ने इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा करके और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। और याद रखना तभी से सिखों और मुगलों के बीच में विवाद शुरू हो गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नूरजहां से विवाह कर लिया और उसे नूर महल की उपाधि दिया। तो पहले उसे नूर महल की उपाधि दिया, फिर नूरजहां की उपाधि दे दिया, मतलब पूरे विश्व में सबसे सुंदर हो। तो नूरजहां का पहले नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। और नूरजहां का विवाह एक अली नाम के व्यक्ति से हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो विधवा हो गई, और बाद में जो है उससे जहांगीर ने विवाह कर लिया, ठीक है। नूरजहां को बादशाह बेगम की उपाधि भी दी गई थी। जहांगीर के साथ नूरजहां के नाम के भी सिक्के खुदवाए गए थे, मतलब चलवाए गए थे, ठीक है, मतलब उस पर नाम लिखा गया था। तो सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का भी नाम लिखा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। नूरजहां के गुट, याद रखना नूरजहां ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक गुट बनाया था जिसे हम जुनता गुट कहते हैं, याद रखना। तो नूरजहां ने जुनता गुट का निर्माण किया था शासन पर कब्जा करने के लिए। एक तरफ नूरजहां थी, एक तरफ शाहजहां था। तो शाहजहां जो है उसमें आगे निकल गया और जहांगीर के बाद उसने ही सत्ता पे कब्जा किया था। इन या 5 लोगों का एक समूह था। इसमें नूरजहां के नेतृत्व में उसकी माता अस्मत बेगम, पिता गयास बेग उद्दौला, भाई आसफ खां और खुर्रम आसफ खां का दामाद इसमें शामिल थे। इस गुट का दरबार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर अधिकार कायम हो गया था। चित्तौड़गढ़ की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में हुई थी। तो ये एक बात याद रखिएगा, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो राणा प्रताप के साथ हुआ था अकबर के बीच में। अकबर ने राणा प्रताप को पराजित तो कर दिया, लेकिन चित्तौड़गढ़ पे कब्जा नहीं कर पाया था। तो चित्तौड़गढ़ पे कब्जा अर्थात संधि कब हुई और चित्तौड़गढ़ मुगलों के अधीन कब आया? जहांगीर के समय में आया था। और जहांगीर ने याद रखना चित्तौड़गढ़ की संधि किसके साथ की थी? तो राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ की थी, और चित्तौड़गढ़ को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ पर अंतिम मुगल मतलब अभियान किसका था? खुर्रम के नेतृत्व में होता। और खुर्रम कौन था? तो यह शाहजहां था। इस अभियान की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। तो संधि कराने में शाहजहां ने बहुत बड़ा अपना रोल निभाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर अफगानों को मनसबदारी पद्धति में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो इसने अफगानों को अपने शासन व्यवस्था में शामिल कर लिया, जबकि मुगल अफगानों को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। आपने देखा होगा शेषासुरी समय में। जहांगीर के समय शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर कब्जा किया था। ये क्वेश्चन पीसीएस में 2 बार आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली आप याद रखिएगा किसको कहते हैं? जो संगमरमर का पत्थर होता है, तो संगमरमर के पत्थर पे जब हम उस पर कोई पेंटिंग करते हैं तो उसे हम पित्रादुरा शैली कहते हैं। तो पित्रादुरा शैली का उपयोग कहाँ किया गया है? ताजमहल में बहुत अच्छे से किया गया है। याद रखना पित्रादुरा शैली का मतलब ही होता है कि संगमरमर के पत्थर पे जो है पेंटिंग करना, उस पे कढ़ाई का काम करना, ठीक है। तो पित्रादुरा शैली से निर्मित एतमाउद्दौला का मकबरा। तो एतमाउद्दौला का मकबरा किसका है? ये नूरजहां के पिता का मकबरा है। तो नूरजहां के पिता का मकबरा जो है एतमाउद्दौला का मकबरा, ये आगरा में है और ये पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है। इसमें कहीं और किसी पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, केवल संगमरमर का उपयोग किया गया है। और इसको कौन बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त और जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। तो जहांगीर ने जो है अशोक के स्तंभ को जो कौशाम्बी में था उसको जो है वहां पे जब लगवाया गया था तो वहां पे उसका भी नाम लिखा गया। जहांगीर के काल में आने वाले प्रमुख दूत कौन कौन से थे? तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 में।
जो है पाल कैनिंग आया था 1612 में, विलियम एडवर्ड आया था 1615 में, और टॉमस रो आया था 1615 में। तो ये कौन कौन कब कब आया था जहांगीर के समय में, ये भी याद रखना। और जहांगीर के समय में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत बन के कौन आया था, तो विलियम हॉकिंस आया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी 1600 ईस्वी में, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखना जो शाहजहां था ये जो है इसी को खुर्रम कहते थे। ठीक है, तो शाहजहां का जन्म कब हुआ था, याद रखना जनवरी 1592 में। इसका राज्याभिषेक जो है 1628 में आगरा में हुआ था, और जुझार सिंह के नेतृत्व में बुंदेलों ने विद्रोह किया था इसी समय में। तो बुंदेलखंड के जो बुंदेले थे इन्होंने विद्रोह किया था जुझार सिंह के नेतृत्व में। किसके समय में, शाहजहां के समय में। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली के नज़दीक पुर्तगालियों को हराया था। तो हुगली के नज़दीक जो पुर्तगाली थे वो लगातार अत्याचार कर रहे थे और मुस्लिम लोगों को जो है ईसाई बना रहे थे, इसीलिए जो है शाहजहां ने उन्हें पराजित किया था। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था और दिल्ली में एक नगर बसाया था शाहजहानाबाद, और उसी में लाल किला बनवाया था। जो लाल किला यहाँ पर चांदनी चौक के पास है दिल्ली में, वो पहले शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। शाहजहां के काल में आने वाले विदेशी यात्री में एक पीटर मोरी थे। ये इटली के यात्री थे जो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। फ्रांसिस बर्नियर, ये भी फ्रांस के जो है चिकित्सक थे, ये भी आए थे। और याद रखना निकोलो जो है मनुची, ये इटली यात्री था, दारा सिको के सेना में तोपची के रूप में भी काम किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जीन बैप्टिस्ट ट्रेबनियर फ्रांस का यात्री था। इसने जो है एक किताब लिखा था ट्रेवल्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये भी शाहजहां के शासनकाल में ही आया था भारत में। अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने याद रखिएगा 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। कब, याद रखना एक बार 1658 में, एक बार 1659 में, 2 बार राज्याभिषेक कराया था। और औरंगजेब के समय में विद्रोह हुए थे। कौन कौन से विद्रोह हुए थे, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला है अफगानों का विद्रोह हुआ था, फिर जाटों का हुआ, फिर सतनामी विद्रोह हुआ था, ये मथुरा के रहने वाले थे। बुंदेला विद्रोह हुआ था, वीर सिंह बुंदेला ने किया था। राजपूत और जो है सिखों ने जो है विद्रोह किया था। ठीक है, तो याद रखना ये सब विद्रोह पूछा जाता है किसके समय में हुआ था, तो औरंगजेब के समय में हुआ था। औरंगजेब के समय में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्तराधिकार के युद्ध कौन कौन से युद्ध हुए थे, कब हुए थे, उनका क्रम क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हुआ था, याद रखना जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था ये औरंगजेब के भाइयों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना है कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध हुआ था। अप्रैल जो है कब हुआ था, तो 1659 में हुआ था, शाही सेना और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। और इसी समय याद रखना उसने जो है राज्याभिषेक कराया था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ, कब हुआ था, तो मई जो है 1658 में हुआ था, दारा सिको और औरंगजेब के बीच में हुआ था, इसमें औरंगजेब विजयी हुआ। फिर खजवा का युद्ध हुआ था, सूजा भी और जो है भाई था किसका, औरंगजेब का, और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। और फिर देवराई का युद्ध हुआ था, दारा सिको और औरंगजेब के बीच में, कब हुआ था, जो है 1659 में हुआ था, इसमें औरंगजेब विजयी हुआ। और इसी के साथ दारा सिको के भाग्य का फैसला हो गया और दारा सिको को उसने जो है फांसी पे लटका दिया। ठीक है, तो याद रखना उसकी हत्या कर दी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद उसने जो है कब्जा कर लिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। ठीक है, 1663 में शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उसे पुर्तगालियों को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया। तो शाइस्ता खां कौन थे, ये औरंगजेब के मामा थे। तो याद रखना बंगाल में जो पुर्तगाली थे वो मुसलमानों को जो है क्या बना देते थे, तो ईसाई बनाते थे, इसीलिए जो है उनको जो है समाप्त करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था। 1686 में औरंगजेब के आदेश पर शाइस्ता खां ने हुगली में अंग्रेजों को दंडित भी किया था। तो अंग्रेजों का विद्रोह अगर पूछा जाए, अंग्रेजों का विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो औरंगजेब के समय में ही हुआ था। शाहजहां के समय जुझार सिंह बुंदेला और चंपत राय ने विद्रोह किया था, जबकि औरंगजेब के समय छत्रसाल बुंदेला ने विद्रोह किया था। तो छत्रसाल बुंदेला बुंदेलखंड में वहां के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं आल्हा उदल के बाद। लोग कहते भी हैं अगर बेटा हो तो छत्रसाल जैसा हो। तो छत्रसाल ने औरंगजेब के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने राज्य पर कब्जा होने नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ में उत्तराधिकार के विषय पर राजपूत विद्रोह हुआ था, तो राजपूतों ने भी विद्रोह किया था
औरंगजेब समय में। औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी दिल्ली में, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है। तो जहां पर तेग बहादुर का शीश गिर गया था, सिर गिर गया था, वहीं पर वो गुरुद्वारा बना हुआ है। तो सिखों के नवे गुरु की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने, क्योंकि ये इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब, याद रखिएगा, कभी भी राजकीय पैसा खर्च नहीं करता था, याद रखना। तो औरंगजेब व्यक्तिगत खर्च हेतु कुरान की प्रतियां लिख करके और टोपी सिल करके गुजारा करता था, कभी वो राज्य से पैसा नहीं लेता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसे आलमगीर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण एक है पुरंदर की संधि। ये 11 जून 1600 जो है 65 को हुई थी। राजा जय सिंह और शिवाजी की विरुद्ध हुई थी, और शिवाजी को इसी संधि के तहत अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। तो जय सिंह को ही किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था कि जा करके शिवाजी को कब्जे में करो। तो शिवाजी को हराया भी जय सिंह ने, और याद रखना इन्हीं के नाम पर जयपुर पड़ा है, ये भी याद रखना। इन्हें जय राजा, वो क्या कहते हैं, सवाई राजा जय सिंह कहते थे, और जय सिंह पर याद रखना औरंगजेब बहुत विश्वास करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने, याद रखना, 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। तो जिस जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, उसको पुनः लागू किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब का मकबरा और उसकी पत्नी का मकबरा, जिसे हम बीबी का मकबरा कहते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद अर्थात संभाजी महाराज जिले में है, और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं, ताजमहल से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। और याद रखना यहीं पर औरंगजेब को भी दफनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग मुगल चित्रकला को देख लेते हैं। तो याद रखना हुमायूं ने तारीख खानदानी तैमूरिया के पांडुलिपियों को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और जो है ख्वाजा अबू समद को जो है की सहायता से उन्हें चित्रकला की शुरुआत की थी। तो अगर पूछा जाए मुगल चित्रकला की शुरुआत किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था, और ईरान के चित्रकारों को लाया था, जिसे हम मीर सैयद अली और जो है अबू समद कहते हैं, और इन्होंने ही चित्रकला की शुरुआत की थी मुगल काल में। हुमायूं और अकबर के दरबार में मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद थे। याद रखना ये किसके दरबार में थे? तो याद रखना हुमायूं और अकबर दोनों के दरबार में थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके समय में कौन चित्रकार थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? दसवंत, बसावन और केशवलाल थे, और मुकुंद, ये 4 हिंदू चित्रकार भी थे अकबर के समय में। रजमनामा का जो है प्रेरता दसवंत अकबर के दरबार का अग्रणी चित्रकार था, जिसने जो है विचित्र हो गया था, बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी पागल होकर के। दसवंत ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के समय का कौन सा चित्रकार आत्महत्या कर लिया था, याद रखना। और रजमनामा जो महाभारत और रामायण का अनुवाद था, उसका जो चित्र बनाया गया था, उस चित्र को जो है किसने बनाया था? दसवंत ने बनाया था, याद रखना है, ठीक है। अकबर के समय में जो मुख्य दरबार की जो है प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण, छवि चित्रण पर बल दिया जाता था। तो जो दरबार में जो कार्रवाइयां होती थी, उन सबके चित्र बनाए जाते थे, आप इस मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जहांगीर। तो जहांगीर कालीन जो चित्रकार थे, उससे पहले हमें बता देते हैं कि जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार था। और जहांगीर कहता था कि अगर कोई चित्र कोई अलग अलग विद्वानों द्वारा बनाया जाए, अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया जाए, तो मैं चित्र को देख के बता सकता हूँ कि किस अंग को किस जो है चित्रकार ने बनाया है। तो उस चित्रकला के क्षेत्र में उसको काफी नॉलेज था। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल में, ठीक है। जहांगीर के समय में चित्रकार कौन कौन थे? बिशनदास, मनोहर, दौलत, अकारिजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अत्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि भी दिया था। ये प्रमुख चित्रकार किसके समय में थे? जहांगीर के समय में थे। ये भी सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पशु और जानवरों के चित्रण में उस्ताद मंसूर का विशेष योगदान था, क्योंकि क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था। जहांगीर के समय में डेकोरेट्स जो है मर्चिस का अधिक प्रयोग हुआ। जानवरों और मनुष्यों की कला पर अधिक विकसित किया गया। मतलब यह हुआ कि जो चित्रकारियां की जाती थी, उसमें डेकोरेशन पर बहुत अधिक बल दिया गया। किसके समय में? जहांगीर के समय में, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां के समय में रंगों के बदले सोने की सजावट और अलंकरण पर अधिक बल दिया गया। तो याद रखना, शाहजहां का समय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शाहजहां का समय प्रसिद्ध था किसके लिए? जो है वास्तुकला स्वर्ण युग कहा जाता है। इसीलिए चित्रकला पर इसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। और औरंगजेब के समय में चित्रकला का जो है पतन हो गया, क्योंकि उसने
चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध माना और सारे चित्रकारों को बाहर कर दिया। किससे? अपने दरबार से। याद रखना, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुगल कालीन साहित्य को देख लेते हैं कि मुगल काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं। तो बाबर नामा, ये याद रखना, इसका लेखक कौन था? तो याद रखना, इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में। और ये किसका जो है तो ये बाबर का आत्मकथा है। तुझके बाबरी बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था, लेकिन याद रखना इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। किस भाषा में? फारसी में किया था। रामायण का बदायूनी ने अनुवाद किया था फारसी भाषा में अकबर के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामायण हो और चाहे महाभारत हो, दोनों का अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फारसी और अकबर के समय में। भगवत गीता का अनुवाद राजा टोडरमल ने किया था, जो भूराजस्व के जो है वो माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं अकबर के समय में। फारसी भाषा में अकबर के समय में इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था। इसके अलावा पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र क्या है? एक कहानी है, तो उसका जो है अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने किया था फारसी भाषा में अकबर के समय में। लीलावती एक गणित की पुस्तक है, इसका अनुवाद फैजी ने किया था फारसी भाषा में अकबर के समय में। ठीक है, इसके अलावा कालिया दमन का जो है अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था फारसी भाषा में अकबर के समय में। अकबर नामा आईने अकबरी का अनुवाद जो है किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने इस किताब को लिखा था फारसी भाषा में अकबर समय में। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। इसी ने जो है फारसी भाषा में अकबर के समय में अपने भाई जो है हुमायूं का इतिहास लिखा था हुमायूं नामा के नाम से। ठीक है, इसके अलावा जो है मुस्तखब उल तवारीख जो है ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था फारसी भाषा में अकबर के समय में। और इसमें अकबर की आलोचना भी की गई है। तो अकबर की अगर आलोचना किसी ने किया है तो अब जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। तबकाते अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है फारसी में अकबर के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ किताब है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अथर्ववेद का अनुवाद जो है सरहिंदी ने किया था फारसी भाषा में जहांगीर के समय में। तो अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था? सरहिंदी ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा तुझके जहांगीर की आत्मकथा तो किसने लिखा था? तो जहांगीर जो है मोहम्मद खां और मोहम्मद दारी ने, तीन लोगों ने मिलकर लिखा था फारसी और जहांगीर के समय में। जो है इकबाल नामा ए जहांगीर, ये कौन लिखा था? तो याद रखना, ये आपका मोहम्मद खां बख्शी ने लिखा था फारसी में जहांगीर के समय में। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है आपका योग वशिष्ठ का अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोह ने किया था फारसी भाषा में शाहजहां के समय में। 52 उपनिषद का अनुवाद किया था सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकोह ने फारसी में जहांगीर के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 52 उपनिषदों का अनुवाद जो किया गया था वो किस नाम से किया गया था? तो सिर ए अकबर के नाम से किया गया था, यह भी याद रखना है। इसके अलावा शाहजहां नामा जो है ये इनायत खान ने लिखा था फारसी में शाहजहां के समय में। तो जो शाहजहां का इतिहास है वो शाहजहां जो है नामा के नाम से है। किसने लिखा था? इनायत खान ने। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। पादशाह नामा ये मोहम्मद अमीन ने लिखा था फारसी में शाहजहां के समय में। जो है नुस्खा ए दिलकुश, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कई बार आ चुका है। तो नुस्खा ए दिलकुश जो है भीमसेन ने लिखा था औरंगजेब समय में फारसी भाषा में। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आलमगीर नामा जो है, आलमगीर औरंगजेब का नाम भी एक रखा गया था आलमगीर, तो उसे आलमगीर भी कहा जाता था। तो आलमगीर नामा जो है ये मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा था फारसी में औरंगजेब के समय में। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। एक आपका है मुआसिर ए आलमगीरी, ये जो है साकी मुस्तैद खान ने लिखा था औरंगजेब के समय में। लेकिन एक और आप किताब है फतवा ए आलमगीरी। तो याद रखना, औरंगजेब समय जितने भी आदेश दिए जाते थे वो फतवा ए आलमगीरी में लिखे गए हैं। निजामुद्दीन अहमद ने इस पुस्तक को लिखा था औरंगजेब के समय में। ये कुछ किताबें मुगल काल की हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम मुगल प्रशासन को बताएंगे और साथ में MC क्वेश्चन भी करा देंगे, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुगल काल से अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।